खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक, देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर, सिर्फ बक्सर खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं हूं रवि मिश्रा। लोकसभा चुनाव का रण बीत चुका है। कौन किस पर भारी पड़ेगा और ये राह कितनी आसान होगी, इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बक्सर लोकसभा क्षेत्र से मिथिलेश तिवारी जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब से आप बक्सर में आए हैं चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी कौन है। मुझे लगता है कि वही लोग पूछ रहे हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उनको उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है, उनको नरेंद्र मोदी जी से लेना देना है। लेकिन चूंकि जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो अगर जानना चाहते हैं कि कौन है तो मेरा नाम टाइप करेंगे गूगल में तो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरी विशेषता क्या है, मुझे पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार क्यों बनाया है और मेरे राजनीतिक जीवन की यात्रा क्या है। तो मैं उन सभी मित्रों से कहना चाहूँगा कि आप गूगल पर जैसे मेरा नाम टाइप करेंगे मेरे बारे में सारी जानकारी होगी, क्योंकि अब मुगल का ज़माना नहीं, गूगल का ज़माना है। मिथिलेश तिवारी जी जब बक्सर पहुंचे थे तो उन्हें बाबा परमेश्वर का आशीर्वाद दिया और वहीं से ऐलान कर दिया कि जीत मेरी निश्चित है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है आपके खिलाफ, आपको क्या लगता है? नहीं, कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए आप, अफवाह की गाड़ी तेज़ चलती है और वो कुछ ही दिन के बाद बंद हो जाती है। घोषणा होने के बाद मुझे 3-4 दिन यहाँ आने में लगा, क्योंकि मैं कोई तैयार नहीं था कि मुझे बक्सर चुनाव लड़ना है। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, काम कर रहा था। जब घोषणा हो गई तो चूँकि ब्राह्मण आदमी हूँ तो ज़रा तिथि देख करके ही निकलता हूँ। तो जब घोषणा हुआ उसके बाद से बुधवार और शुक्रवार यात्रा हो नहीं सकती थी, क्योंकि पश्चिम दिशा में निकलना नहीं चाहिए। मैं पटना में था उस समय। फिर जो है सो एक दिन बचा तो उसमें भद्रा था। तो फिर शनिवार का दिन बहुत ही उचित था, इसलिए मैं शनिवार को आया। और जब मैं आया बक्सर तो आपने देखा होगा कि यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता ने किस प्रकार से स्वागत किया। ये वो स्वागत मेरा नहीं था, वो स्वागत बीजेपी के प्रति जनता और कार्यकर्ताओं का विश्वास था, मोदी जी के प्रति प्रेम का स्वागत था और वो अद्भुत और अविश्वसनीय था। जो बाज़ार में जो कुछ चल रहा है, जिसको लेकर के चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, या अभी हम जिस सोशल मीडिया पर ट्रेंड की बात कर रहे थे, उसको मिथिलेश तिवारी किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि ये जो रण होगा वो कितना आसान होगा? कुछ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हमसे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा प्रायोजित कुछ लोग हैं जो इसको चला रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी बाहरी हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि 2009 के पहले जगदा बाबू यहाँ के बाहरी थे कि स्थानीय थे। वो ये नहीं बता रहे हैं। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि इस शाहाबाद क्षेत्र में 4 लोकसभा सीट पे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं तो चूँकि यहाँ का स्थानीय हूँ, मेरे पूरे ख़ानदान का ओरिजिन बक्सर का है। निमेज से ही हम लोग गोपालगंज गए हैं और मैं अब गोपालगंज से निमेज आया हूँ, तो मैं कैसे बाहरी हो गया भाई? और दूसरी बात, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है। बनारस में आदरणीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मैं बक्सर में लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है बक्सर ही मेरा घर है। तो जो लोग ये बाहरी और भीतरी का जो मुद्दा बना रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं और इसको लेकर के तमाम तरह की जो बातें कही जा रही हैं, उसको आप किस तरीके से खंडन करेंगे? कुछ खंडन करने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा, सबके ध्यान में आ जाएगा ये कर कौन रहा है, और जो कर रहा है उसको बहुत निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि ये कोई लोकसभा का मुद्दा ही नहीं बनता है।
हम बेसिकली वही सवाल मिथिलेश जी आपसे पूछ रहे हैं जो जनता के बीच में चल रहा है या लोग जो चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तहाँ चर्चा ये भी हो रही है कि बीजेपी हमेशा बाहरी प्रत्याशियों को बक्सर पे थोप देती है। तो आप तो कह रहे हैं कि आप बक्सर के ही हैं, आपका बक्सर से ही लगाव रहा है। जब आप आए थे उस वक्त भी आपने ये बात कही थी। तो इस भ्रम ये जो बना हुआ है लोगों के मन में, तो इसको कैसे दूर करें? देखिए, ये गलत कह रहे हैं लोग, जो भी कह रहे हैं। परशुराम चतुर्वेदी जी को बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया, वो बाहरी से क्या? प्रदीप दुबे जी को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, वो बाहरी थे क्या? ये जो वो लोग कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा कि ये महागठबंधन के द्वारा प्रायोजित लोग हैं जो ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये माहौल बनने वाला नहीं, ये उल्टे उन पर पड़ेगा। और ये देश का चुनाव है। और महागठबंधन के लोग शायद भूल गए हैं कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ बाहरी भीतरी नहीं है। मिथिलेश तिवारी भोजपुरी बेल्ट का बेटा है, भोजपुरी बेल्ट में चुनाव लड़ रहा है। नारायणी नदी के तट पे जन्म लिया है, गंगा जी के तट पे कर्म क्षेत्र बना के काम कर रहा है। और साथ में मेरा तो नाम ही मिथिलेश है और राम वर्ष में बक्सर में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं कहाँ से बाहरी हो गया भाई? ये तो पूरा बिहार माँ सीता मैया की ये जन्मस्थली है और मैं मिथिलेश हूँ। तो जिन लोगों का सोच छोटा है वो तो छोटा सोचेंगे, लेकिन जिनकी सोच बड़ी है, हम लोग तो पूरे बिहार को मिथिला मानते हैं, पूरे यूपी को अयोध्या मानते हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के सांसद यहाँ 10 साल रहे, उनको भी लेकर के देखा जा रहा है कि नाराज़गी दिख रही है। सोशल मीडिया पे भी कई बातें लिखी जा रही हैं और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि मिथिलेश तिवारी आए हैं तो ये क्या कर लेंगे। अच्छा, ये तो वक्त बताएगा। अभी मैं क्या कहूँ, मेरा काम बोलता है। और मैं 5 साल विधायक रहा हूँ। जिनको इस पर कोई डाउट है, मतदान तो 1 जून को है। मैं उनसे कहूँगा कि 5 साल में कोई विधायक अगर फेम इंडिया में 50 सर्वश्रेष्ठ विधायकों में विश्व में स्थान बना सकता है, एक एमएलए 2-2.5 हज़ार करोड़ की योजना अपने क्षेत्र में ला सकता है, हारने के बाद भी वैकुंठ धाम बना सकता है, तो उसके बाद डाउट करना तो बेकार है। और उसके बावजूद भी किसी को डाउट है तो वो निश्चित रूप से एक बार जरा मेरे क्षेत्र में जहाँ से मैं विधायक था एक बार घूम के आएंगे तो उनको ईमानदारी का दूसरा नाम मिथिलेश तिवारी, संघर्ष का दूसरा नाम मिथिलेश तिवारी, कमिटमेंट का दूसरा नाम मिथिलेश तिवारी और प्रतिबद्धता, दल के प्रति प्रतिबद्धता। 35 वर्षों तक एक दल में मैं रहा हूँ, इसी दल में मैं जन्म लिया हूँ और इसी दल में मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी। इस प्रकार के मानसिकता से मैं राजनीति में हूँ और मैं मेवा खाने के लिए राजनीति में नहीं हूँ, मैं सेवा करने के लिए राजनीति में हूँ। तो अगर इतनी जानकारी मेरे बारे में जो रखेंगे, उनको मुझे लगता है कि किसी भी प्रश्न का जवाब देने में दिक्कत नहीं होगा। और मैं तो जब यहाँ हूँ, आज 3रा दिन है मेरा, हालांकि मैं 95 से बक्सर आता जाता रहा हूँ और लोग हमारे बारे में कहते हैं कि मिथिलेश तिवारी बक्सर अक्सर आया जाया करते थे। आज तो मैं हमेशा के लिए आ गया और मैं बक्सर का पुजारी बन के आया हूँ। बक्सर मेरे लिए एक मंदिर समान है, यहाँ के नर और नारी मेरे लिए देवी और देवता के समान है। अब आगे मेरा कर्म बताएगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें और मेरे करनी में क्या अंतर आएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि लोग आते हैं, डायलॉगबाजी करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर चले जाते हैं। मिथिलेश तिवारी का क्या एजेंडा होगा? क्योंकि विकास को भी लेकर के एक भ्रांति रही है यहाँ। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, कोई पहला चुनाव तो हो नहीं रहा है और मैं कोई आरोप भी किसी पे नहीं लगाऊंगा किसने किया किसने नहीं किया। चूँकि जब मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो किसी ने सोचा नहीं था वो इस देश में हो रहा है। तो मोदी जी के समय में जो सांसद अपने क्षेत्र को विकसित नहीं कर पाएगा तो क्या वहाँ भगवान राम आएंगे उसका विकास करने के लिए? और ये भी जान लीजिए, मोदी जी का ही सांसद जाएगा तो विकास होगा। ये जो लोग अपने परिवार के लिए जीते मरते हैं वो कभी बक्सर का विकास नहीं कर सकते। और आप जान लीजिएगा, मैंने पहले दिन कहा है बनारस के तर्ज पे बक्सर का विकास करूंगा और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं सर कि 6 विधानसभा का जो ये लोकसभा क्षेत्र है बक्सर, इसमें तो बीजेपी अपनी सीट बचा नहीं पाई, अब लोकसभा में भी इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
कहीं ये भी पत्ता साफ न हो जाए, लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए, कोई लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमको ये लगता है कि आपकी उन्हीं लोगों से ज़्यादा भेंट हो रही है जो आजकल महागठबंधन के लिए बहुत परेशान है। जब से मैं आया हूं और जब बक्सर के लोगों ने जो सड़क पर जो दृश्य दिखाया है, उसके बाद से वो परेशान हैं लोग। तो कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, उनको कहने दीजिए। और अभी तो ये आगाज़ है, अंजाम तक इंतज़ार करिए और देखिए कि बक्सर की महान जनता केवल और केवल मोदी जी के साथ खड़ी होगी, बाकी किसी के साथ खड़ी नहीं। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, क्या लगता है उससे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिथिलेश तिवारी का तो सवाल ही नहीं है। मिथिलेश तिवारी एक निमित्त मात्र है। चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, चुनाव देश के प्रधानमंत्री का हो रहा है। तो अब कोई किसी दल से आए, कोई निर्दलीय आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है कि इस बार की चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं लड़ रही है, इस बार का चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। मिथिलेश तिवारी को लोग वोट क्यों करें? मिथिलेश तिवारी को वोट करने का तो सवाल ही नहीं है, वोट मोदी जी को करना है। उम्मीदवार तो मोदी जी हैं, मैं तो मोदी जी का सिपाही हूँ। मोदी जी ने अपने हाथ से एक कमल मुझे दिया है और मेरी जिम्मेवारी है कि बक्सर में वो कमल मुरझाना नहीं चाहिए। तो मैं उस कमल का माली भी हूँ, उस कमल का मैं चौकीदार भी हूँ, लेकिन कमल तो मोदी जी का है। मोदी जी के नाम पर मिथिलेश तिवारी जी चुनाव लड़ेंगे? सब लोग लड़ रहे हैं। मोदी जी का नाम ही इस चुनाव का सबसे बड़ा कमाल है। इसलिए मोदी जी ने काम तो किया है, 10 साल में मोदी जी ने देश को बदल दिया है, तो वोट तो मोदी जी को मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल जिस तरीके से बार बार ये दोहराए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इतनी आसान ये हो पाएगी? क्योंकि ठीक है, आगे चल कर के स्थितियाँ सुधरती हैं, बड़े तौर पर कैंपेनिंग भी होगी, बड़े बड़े बीजेपी के नेता भी आएंगे, स्थितियों को सुधारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी के जो हालात दिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो विसंगतियाँ नज़र आ रही हैं। इसको कैसे दूर करेंगे मिथिलेश तिवारी? कोई हालात गड़बड़ नहीं है। मैं तो घूम रहा हूँ यहाँ, मुझे तो कहीं हालात गड़बड़ नहीं दिख रहा। मैं जहाँ जा रहा हूँ 100 में से 80 लोग तो मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का हल्ला मचा रहे हैं? ये महागठबंधन के लोग हैं जिनकी जहाज डूब रही है, तो डूबते जहाज के जो यात्री होते हैं वो हल्ला ही मचाते हैं, क्योंकि उनको तो अपने जान का खतरा है, वही हल्ला मचा रहे हैं। बाकी कहीं कोई इशू नहीं है। बीजेपी तो शुरू से ही दावा करती रही है, चाहे बीजेपी के आप लोग नेता हैं, आपने भी कहा था कि 400 पार और बिहार में भी 40 सीट पर कब्जा होगा, लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि इतनी आसान नहीं है, इस बार सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। विरोधी हमेशा कहते हैं। 2019 का चुनाव मुझे याद है, आपको भी ध्यान में होगा। मैं स्टार कैंपेनर था और एक हेलीकॉप्टर लेके पूरे बिहार में मैंने बड़ी बड़ी सभाएं की। उसमें 6 सभाएं मैंने बक्सर लोकसभा में भी किया। मेरे साथ पवन सिंह भी उस सभा में थे। उस समय भी ये लोग वही बात बोल रहे थे। उस समय जब हमारे पास मात्र 43% वोट हम लोगों के गठबंधन का था, आज तो 58% वोट है। अब कौन से वोट से वो लड़ाई लड़ेंगे लोग? आज हमारे पास गठबंधन है, हमारे पास नीतीश कुमार जी हैं, हमारे पास उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हमारे पास चिराग पासवान जी हैं, हमारे पास मांझी जी हैं, और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा आदरणीय मोदी जी हैं। इन लोगों के पास क्या है? ये जो लोग जिसकी बात आप करेंगे, लोग ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि आप आरजेडी के लोगों से पूछिए कि जब देश में यूपीए की सरकार थी और लालू जी उसमें मंत्री थे, तो क्या वंदे भारत ट्रेन चलाए थे? क्या गरीबों को फ्री राशन दिलाए थे? क्या गरीबों को घर घर गैस का चूल्हा पहुंचाए थे? क्या देश में, बिहार में ये बक्सर से पटना का 4 लेन बनाए थे? तो सारा काम, घर घर में बिजली पहुंचाए थे? खेत में बिजली पहुंचाए थे? कोविड जैसी महामारी में बिना 1 रुपया खर्च किए मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को फ्री इंजेक्शन दिलवाया, और तब से फ्री राशन लोगों को मिल रहा है और आज भी मिल रहा है। अब आज कोई भूख से मरता नहीं है। ये है मोदी जी का राज। मिथिलेश तिवारी जी का जब नाम तय हुआ था कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है, बक्सर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, तो मिथिलेश तिवारी ने एक खाका भी तैयार किया होगा कि आखिर बक्सर में क्या कुछ हुआ है और भी क्या कुछ होना बाकी है। आपके एजेंडे में क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं लगातार मुद्दे खोज रहा हूँ कि हमको आगे के लिए क्या करना है। और मैंने जनता से भी, यहाँ की महान जनता से भी मैंने एक
अपील किया है, कई चैनल पर मैंने किया, आपके माध्यम से भी मैं कहूँगा कि बक्सर की महान जनता हमेशा से राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ खड़ी रही है। और मैं उसी जनता से कहूँगा कि एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और दूसरी तरफ अपने इस चौकीदार को ये बताइए कि अगले 5 साल में करना क्या है, और यहाँ की जनता जो तय करेगी वो हो के रहेगा। अगर नहीं होगा तो 5 साल बाद फिर मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। नाराजगी के बीच ये भी एक बात की चर्चा है कि बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं और मिथिलेश तिवारी को इनको एकजुट करना बड़ी चुनौती होगी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन सब कार्यकर्ता हमारे हैं। एक परिस्थिति का निर्माण हुआ कि कुछ अपने कार्यकर्ता इधर उधर किसी कारण से, लेकिन वो भी कार्यकर्ता मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे दल के साथ चले गए हैं, जाएंगे भी नहीं, सब कमिटेड कार्यकर्ता हैं। लेकिन परिवार इतना बड़ा है, छोटी मोटी बातें परिवार में हुआ करती हैं, उसको हमारे परिवार के बड़े सदस्य जो बैठे हैं पटना में, दिल्ली में, वो देख रहे हैं, सही समय पर सही निर्णय लेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये मुद्दे ट्रोल कर रहे हैं और आपके लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिश हो रही है, तो किस तरीके से आपका लाइजनिंग अभी चल रहा है? चूँकि लगातार 3 दिन से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपको तो फीडबैक मिल रहा होगा, तो क्या स्थितियाँ आपको अभी लग रही हैं? देखिए, हम लोग उस पार्टी के सदस्य हैं कि जब देश में चुनौती थी श्रीनगर के लाल चौक पर कि जो तिरंगा झंडा फहराएगा उसको आतंकवादी भूंज देंगे, तो उस समय हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने जाके तिरंगा फहराया। जब हमारे अमित भाई देश के गृह मंत्री हुए और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, तो हमारा तब का संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था 370 लाएंगे, 370 हटाएंगे। आज 370 हटा कि नहीं हटा? 370 भी हटा। कॉमन सिविल कोड जो हमारा बचा हुआ है उसको भविष्य में लागू करने की योजना बीजेपी की है, रहेगी। राम मंदिर का निर्माण हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे विपक्षी कहते थे कि ये तो बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है, ये कहेगी या करेगी नहीं। और मेरा तो भाषण रिकॉर्ड है बिहार के विधानसभा में, मुझी से पूछा गया था कि भाई बीजेपी वाले लोग आप बताइए कि आपका नारा है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो मैंने उस समय हाउस में 2017 में मैंने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर जरूर बनाएंगे, टाइम भी बताएंगे, डिजाइन भी बताएंगे। लेकिन आप 2024 में देखिए रामलला का मंदिर बन गया, रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए। तो हमारा 3 कमिटमेंट था जनता से, 370 हटाने का वो पूरा हो गया, राम मंदिर बनाने का वो पूरा हो गया, समान नागरिक संहिता का विषय है 24 में मोदी जी को आने दीजिए, वो भी पूरा हो जाएगा। बीजेपी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करती है और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के अंदर भी पहुंचाने का काम करती है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी के ऊपर भी केस है और एफिडेविट में भी आपने इसकी चर्चा की है। क्या है, लोगों को बता दीजिए क्योंकि भ्रम न रहे लोगों को। भगवान कृष्ण भी तो जेल में गए थे ना। 2014 में मैं जब 2012 में गठबंधन टूटा जदयू और भाजपा का, तो मैं बैकुंठपुर से, जिस क्षेत्र में कभी बीजेपी नहीं लड़ी थी, वो मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी था, होम मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी था। तो जब मैंने वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की, तो उस समय के सत्ताधारी दल के विधायक ने, एक दीनदयाल जी के नाम पे कॉलेज है, उसका मैं अध्यक्ष था, और मेरे ऊपर विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके, और आप तो जानते हैं कि सरकारी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार होता है विजिलेंस, और उसमें डाल के मेरे ऊपर केस करवाया गया। और जिसने केस करवाया, मुझे रोकने के लिए केस करवाया, जनता ने उसका वो मरम्मत किया कि वही चुनाव मेरे ऊपर आरोप लगे। अब तो आरोप ये बहुत पुराना हो गया, लेकिन जब नया आरोप मुझ पर लगा था, मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया पब्लिक में विरोधियों के तरफ से, लेकिन जनता को मालूम था ये बेदाग छवि का नेता है, इसको फंसाने का प्रयास हो रहा है। और जनता ने उस नेता को धोबिया पाट मारा और 15,000 से जीत के मैं आया, और वो नेता 15,000 से हारे और आज तक हार रहे हैं। वहाँ तो आपने बाजी मार ली, लेकिन यहाँ जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? उनका जवाब उनको मिलेगा। जो लोग लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ, उनका भी काला चिट्ठा मेरे पास है। मेरे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो लोग भी इस प्रकार की बात को उठाएंगे,
इधर से इतने सवाल पूछे जाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये तो विरोधियों के लिए मैसेज था, लेकिन जो आपके समर्थक हैं उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे समर्थक सब जानते हैं कि हम लोग किस मिट्टी के बने लोग हैं। हम कमिटमेंट के साथ खड़े हैं फील्ड में, कमिटमेंट के साथ रहेंगे, ईमानदारी पर कोई आंच नहीं आएगी, बक्सर के मस्तिष्क को झुकने नहीं देंगे, और बक्सर के पुजारी बन के अगर यहाँ आए हैं तो बक्सर को मंदिर के रूप में ठीक उसी प्रकार सुरक्षित रखेंगे जैसे एक पुजारी मंदिर को सुरक्षित रखता है। मिथिलेश तिवारी को पूरा भरोसा है कि इस रण में बाजी मारेंगे और जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो बातें आगे सच होगी। बिल्कुल होगी, और ये आप तय जान लीजिए, ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी जानते हैं कि यहाँ बीजेपी जीतेगी। मैं तो 35 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। मैं 3 विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, और कितना चुनाव लड़वाया हूँ उसका मुझे याद भी नहीं है। और मैं जिस शाहाबाद की धरती पर मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, इसी शाहाबाद की धरती पर आज से 2 साल पहले हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जगदीशपुर में, अपने वीर कुंवर सिंह जी के जयंती के अवसर पर 23 अप्रैल 2021 को। एक रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पे था। पाकिस्तान के नाम पे एक रिकॉर्ड था कि उसका जो तिरंगा झंडा था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। हम लोगों ने उसके रिकॉर्ड को तोड़ा और भारत के तिरंगा का रिकॉर्ड बनाया। वो भी रिकॉर्ड बनाने का माध्यम मैं ही रहा हूँ। और 5 साल विधायक रहते हुए इंडिया फेम के 50 सर्वश्रेष्ठ विधायकों में अगर मिथिलेश तिवारी को शामिल किया गया तो वो पैरवी से नहीं शामिल किया गया, वो गुणों के कारण शामिल किया गया। मिथिलेश तिवारी दावे कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन यहाँ बीजेपी को लेकर के कुछ न कुछ विसंगतियाँ रही हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो पूर्व सांसद का टिकट क्यों कटता और नए उम्मीदवार को यहाँ क्यों लाया जाता। और जैसे ही मिथिलेश तिवारी की बक्सर में एंट्री हुई तो देखा जा रहा है कि 2 दिन से लगातार कुछ लोग हैं मिथिलेश तिवारी का पुतला भी फूंक रहे हैं। नहीं, मेरा तो कोई पुतला फूंका नहीं है, लेकिन अगर कोई फूंकना भी चाहता है तो मैं उसको पुतला बनवा के दे दूंगा, और उसको कहीं से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फूंकने वाले को कम से कम हमसे मिल के बताना चाहिए कि भाई उनका कष्ट क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है। अभी मैं सांसद बना नहीं, मुझे मोदी जी ने टिकट दे के बक्सर में भेज दिया, तो भाई अभी पुतला फूंकने की क्या ज़रूरत है। अरे सांसद हमको बनने दीजिए, सांसद बनने के बाद कोई गड़बड़ करेंगे तो ज़रूर फूंकिएगा। और अगर आपको इसी में खुशी है तो आइए मैं आपको पुतला बनवा के देता हूँ, जा करके फूंकिए। जितना फूंकेंगे उतना मेरा प्रचार होगा। लेकिन ऐसे लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। इस सब का कोई मतलब है? इस सब से मैं कोई डरने वाला भागने वाला आदमी हूँ? मैं घूम रहा हूँ, लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है, लेकिन विरोधी जो है उनके पास कुछ है नहीं। उनको मालूम है कि मोदी जी ने बीजेपी के एक सधे हुए कार्यकर्ता को, एक तपे हुए कार्यकर्ता को बक्सर भेजा है, तो लोग अपना बाउंडर बनाने में विरोधी लगे हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। ये राष्ट्रीय जनता दल का चाल आप देखिएगा उल्टा पड़ेगा। बारी भीतरे के मुद्दे पर मिथिलेश तिवारी भारी पड़ेंगे, बिल्कुल भारी पड़ेंगे, एकदम भारी पड़ेंगे, आप देखिएगा। अब कोई ये मुद्दा ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि बगल में मोदी जी लड़ रहे हैं गुजरात से आके, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। बगल में RK सिंह जी लड़ रहे हैं सुपौल से आके, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। बगल में हमारे शिवेश जी लड़ रहे हैं सासाराम से, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी समस्तीपुर से आकर लड़ रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं उठा। तो खाली मिथिलेश तिवारी पर काहे उठ रहा है? कुछ तो आपने आकलन किया होगा कि इसके पीछे आखिर असल वजह क्या है, क्यों विरोध हो रहा है? नहीं, असल वजह ये है, ये सबको मालूम है कि ये आदमी बक्सर से जीतेगा, ये बहुत लंबा छलांग लगाएगा, और लंबा छलांग लगाएगा तो बक्सर की ही सबसे बड़ी उन्नति होने वाली है। और इसलिए लोग डरे हुए हैं, ये एक बार सांसद होगा फिर आगे हारेगा नहीं, क्योंकि कर्मशील आदमी हूँ और मैं कर्म के आधार पर ही राजनीति में टिका हूँ। तो बिल्कुल आपने देखा, ये थे मिथिलेश तिवारी जो बता रहे थे कि निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के रण में ये बाजी मारेंगे, और न केवल बाजी मारेंगे, जो इन्होंने दावे किए हैं बक्सर के विकास को लेकर उसको भी वो पूरा करेंगे। और विरोधियों को इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे न तो ये डरने वाले हैं और ना ही अपने मिशन में ये पीछे हटने वाले हैं। आप बक्सर खबर को देखते रहिए, खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगली कड़ी में आपको फिर किसी उम्मीदवार से मिलाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।